इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए Finnovations.com चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार, आज हम टाटा ग्रुप की ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो 100 साल से भी ज्यादा टाइम पीरियड से चल रही है। आज हम टाटा पावर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम पहले टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई था। टाटा पावर फिलहाल फोकस कर रहा है अपना बिजनेस मॉडल चेंज करने पर, ताकि कंपनी ग्रोथ के ट्रैक पर वापस आ जाए। तो आज के इस केस स्टडी में हम बात करेंगे टाटा पावर के फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में, कंपनी के नए बिजनेस मॉडल और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में। तो शुरुआत में कंपनी की हिस्ट्री के बारे में थोड़ी बात करते हैं। टाटा ग्रुप के फाउंडर मिस्टर जमशेदजी टाटा चाहते थे कि वो एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनी शुरू करें। जब वो यूएस की ट्रिप पर थे तो उन्होंने नाइग्रा फॉल पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट देखा और इंडिया में वापस आने के बाद उन्होंने इंडिया में वेस्टर्न घाट पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पर काम करना शुरू किया। इस तरह टाटा ग्रुप ने साल 1910 में पावर बिजनेस में एंट्री की। पिछले 110 साल में कंपनी ने कई सारे अप्स एंड डाउन्स देखे। तो अब बात करते हैं कि कंपनी की फिलहाल की पोजीशन क्या है। अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो कंपनी का फिलहाल 44% रेवेन्यू पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस से आ रहा है, 36% रेवेन्यू थर्मल और हाइड्रो पावर जनरेशन से आ रहा है और 7.2% रेवेन्यू विंड और सोलर पावर से आ रहा है। मेनली कंपनी थर्मल पावर प्लांट से पावर जनरेशन कर रही है। पावर जनरेशन के लिए अब तक कंपनी का फोकस थर्मल पावर प्लांट्स पर था, लेकिन अब कंपनी अपना फोकस थर्मल पावर प्लांट से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रही है। रिसेंटली टाटा पावर की टॉप मैनेजमेंट में काफी बदलाव आए हैं। कंपनी के नए सीईओ मिस्टर प्रवीर सिन्हा रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करना चाहते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में भी कंपनी मेनली सोलर पावर पर फोकस करना चाहती है, जिसमें वो अलग अलग बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। फिलहाल कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी से 3883 मेगावाट पावर जनरेट करती है और इस साल कंपनी की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ईयर ऑन ईयर पिछले साल के मुकाबले 7% से बढ़ी है। टाटा पावर का टारगेट है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 तक कंपनी की रिन्यूएबल कैपेसिटी 15,000 मेगावाट हो जाए, यानी फिलहाल की कैपेसिटी से करीब 4 गुना बढ़ जाए। जहां तक रिन्यूएबल एनर्जी की बात है तो रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड भी अच्छी खासी है और इस फील्ड में अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी है। अदानी ग्रीन जैसी कंपनीज इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब टाटा पावर भी रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करने जा रही है। ऐसे में कंपटीशन जरूर बढ़ जाएगी और जल्दी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बाकी पावर कंपनीज भी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ चली जाएगी। कंपनी अपने कई सारे पुराने कोल पावर प्लांट्स बंद कर रही है। कंपनी के पास 250 से ज्यादा ऐसे कोल पावर प्लांट्स है जो 25 साल पुराने हैं। तो ऐसे जो बहुत पुराने पावर प्लांट्स हैं उन्हें कंपनी बंद करने की कोशिश कर रही है। साथ ही कंपनी कई सारे थर्मल पावर प्लांट शुरू करने की कोशिश कर रही थी और उस पर इनिशियल लेवल पर कंपनी ने काम करना शुरू भी किया था। तो उन थर्मल पावर प्लांट्स का काम भी कंपनी रोक रही है, ताकि वो धीरे धीरे थर्मल की बजाय रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ फोकस करे। रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाने के कंपनी के 2 रीजन है। पहला है इकोनॉमिकल रीजन, दूसरा है इन्वायरमेंटल। थर्मल पावर प्लांट्स की फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे पावर प्लांट पुराना होता चला जाएगा उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाती है। साथ ही थर्मल पावर प्लांट की फिक्स्ड कॉस्ट भी काफी ज्यादा है और थर्मल पावर प्लांट के पोल्यूशन कंट्रोल के लिए कंपनी को काफी सारे खर्चे भी करने होते हैं। वही रिन्यूएबल एनर्जी में थर्मल पावर प्लांट की कंपैरेटिवली फिक्स्ड कॉस्ट कम है और पोल्यूशन कंट्रोल का तो सवाल ही नहीं आता। साथ ही कंपनी बदलती हुई सिचुएशन के अनुसार इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग और होम ऑटोमेशन इन दोनों चीजों पर भी फोकस कर रही है। माइक्रो ग्रिड्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग और होम ऑटोमेशन, इनसे कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2025 तक 3,500 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रही है। टाटा पावर ने ये परख लिया है कि आने वाला जमाना इलेक्ट्रिक व्हीकल का है, इसलिए वो चाहते कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सिस्टम में वो फर्स्ट मूवर रहे और इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा ले। कंपनी ने 7 से ज्यादा सिटीज में 100 से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन लगाए हैं, लेकिन इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड फिलहाल उतनी खास नहीं है और इलेक्ट्रिक कार्स की अवेलेबिलिटी भी उतनी खास नहीं है। जैसे टेस्ला इंडिया में अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करती है तो उसके बाद काफी डिफरेंट कंडीशन हमें दिखाई दे सकती है। इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक कंपनी अपने टोटल चार्जिंग स्टेशन 350 तक लेके जाना चाहती है। टाटा पावर ने अपनी ये चार्जिंग स्टेशन इजी चार्ज नाम से शुरू किए हैं। उन्होंने रिसेंटली एमजी मोटर्स इंडिया के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसमें वो एमजी मोटर्स की जो डीलरशिप लोकेशंस है वहां पर अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगी। कंपनी फिलहाल रूफटॉप सोलर का भी बिजनेस कर रही है, यानी रेसिडेंशियल हाउसेस, रेसिडेंशियल सोसाइटीज और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के ऊपर वो सोलर रूफटॉप सेट कर रहे हैं। कंपनी का अराउंड 400 करोड़ का रेवेन्यू रूफटॉप सोलर से आ रहा है। वैसे देखा जाए तो ये नंबर फिलहाल कम है, लेकिन अगर कंपनी से तेजी से एक्सपांड कर तो ये नंबर्स जल्दी एक बड़ा नंबर बन सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी के अलावा एक और चीज जिस पर कंपनी का काफी ज्यादा फोकस है वो है डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस। पावर डिस्ट्रीब्यूशन में टाटा पावर के पास फिलहाल 25 लाख सब्सक्राइबर है और फाइनेंशियल ईयर 2025 तक कंपनी का प्लान है कि यह नंबर बढ़ाकर 2 करोड़ हो जाए।
फाइनेंशियल ईयर 2020 में टाटा पावर ने डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस से 11,186 करोड़ का रेवेन्यू कमाया और फाइनेंशियल ईयर 2025 तक उनका डिस्ट्रीब्यूशन से मिलने वाला रेवेन्यू डबल करने का प्लान है। अपने डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस पर फोकस करते हुए उन्होंने ओडिशा के डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस CESU को अक्वायर किया है। वहीं कई सारे स्टेट्स में अभी भी डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस गवर्नमेंट कंपनीज चलाती है, तो कई सारे स्टेट्स फिलहाल अपने डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज को प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ऐसे में अगर टाटा पावर को यहाँ पर अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं और एक्विजिशन की अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस काफी तेजी से बढ़ सकता है। और फिलहाल कंपनी का पूरा फोकस यही है कि डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस प्राइवेटाइजेशन अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा लेना। अब बात करते हैं कंपनी के पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर्स के बारे में। कंपनी का सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है कंपनी का ब्रांड नेम, और टाटा ग्रुप के ब्रांड नेम की वजह से टाटा पावर को कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते आए हैं। रिसेंटली इंडियन होटल्स कंपनी ने टाटा पावर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसमें टाटा पावर इंडियन होटल्स कंपनी जो होटल्स मैनेज कर रही है उन्हें ग्रीन एनर्जी यानी रिन्यूएबल पावर सप्लाई करेगी। अभी कुछ ही दिन पहले टाटा पावर को डिफेंस मिनिस्ट्री से 490 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से उन्हें 120 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से भी उन्हें 100 मेगावाट का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। साथ ही NTPC से भी उन्हें 300 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जो भी नए कॉन्ट्रैक्ट्स निकल कर आ रहे हैं उनमें से कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स टाटा पावर को मिल रहे हैं, और उसका मेन क्रेडिट टाटा पावर के काम के साथ साथ ही टाटा ग्रुप के ब्रांड नेम को भी जाता है। कंपनी के लिए दूसरा पॉजिटिव फैक्टर ये है कि जिस सेगमेंट पर कंपनी फोकस करना चाहती है वो एक बहुत ही बूमिंग सेगमेंट है। रिन्यूएबल एनर्जी फिलहाल एक बहुत ही बूमिंग सेगमेंट है, जिसमें डिमांड तो बहुत सारी है ही, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इन्वायरमेंटल चेंजेस इनकी वजह से रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड आने वाले टाइम में काफ़ी बढ़ जाएगी। ऐसे में जो प्लेयर्स सबसे जल्दी रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड को कैप्चर करेंगे उन्हें फ्यूचर में काफी फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं कंपनी के नेगेटिव फैक्टर्स के बारे में। कंपनी का जो मुद्रा प्लांट है, जो कि कंपनी का बहुत बड़ा थर्मल पावर प्लांट है, वो कई सालों से लॉस में चल रहा है और कंपनी को भी ज्यादा आशा नहीं है कि वो प्लांट प्रॉफिटेबल बन सकता है। इसलिए कंपनी सिर्फ इस चीज पर कोशिश कर रही है कि वो लॉसेस कम हो जाए और एटलीस्ट उनका मुद्रा पावर प्लांट ब्रेक इवन पर आ जाए, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस लेवल पर आ जाए। नेक्स्ट नेगेटिव फैक्टर है कर्ज। कंपनी के ऊपर 48,000 करोड़ का कर्ज है। कंपनी के साइज के हिसाब से ये कर्ज बहुत ही ज्यादा है और कंपनी पूरी कोशिश कर रही है कि इस कर्ज को जल्द से जल्द कम किया जाए ताकि उनकी इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो जाए। रिसेंटली कंपनी ने बाहर कंट्रीज में अपने जो पावर प्लांट्स हैं उन्हें बेचकर 1900 करोड़ रेज किए हैं और उन पैसों से कंपनी ने अपना डेट कम करने की कोशिश की है। साथ ही कंपनी टाटा ग्रुप की मेन होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स से 2600 करोड़ रुपए रेज कर रही है और ये पैसा भी कंपनी अपना डेट चुकाने के लिए इस्तेमाल करेगी। इसके अलावा कंपनी अगले साल अपनी एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट शुरू करेगी और उसके जरिए कंपनी अपने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स का 50% स्टेक बेच देगी और वहां से मिले पैसों का उपयोग भी कंपनी अपना डेट चुकाने के लिए इस्तेमाल करेगी। कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के जरिए वो करीब 16,000 करोड़ रुपए रेज कर सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड म्यूचुअल फंड की तरह होता है जिसमें इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के जरिए कंपनी अच्छा खासा पैसा रेज करने की प्लानिंग कर रही है। कंपनी के लिए अगला मेन चैलेंज है ग्रोथ। कंपनी का सेल्स पिछले 10 साल में कंपाउंडेड सालाना सिर्फ 4.5% से बढ़ा है और कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 10 साल में नेगेटिव रही है, यानी बढ़ने की बजाय उल्टा कम हो गई है। फाइनेंशियल ईयर 2011 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 2000 करोड़ था और आज कंपनी का नेट प्रॉफिट 1017 करोड़ है। और क्योंकि कंपनी ने लॉन्ग टर्म में कोई बिजनेस ग्रोथ नहीं दिखाई है, इसलिए शेयर होल्डर्स को भी लॉन्ग टर्म में इस कंपनी में फायदा नहीं मिला है। 2011 में कंपनी की शेयर प्राइस 100 रुपीज के करीब थी और फिलहाल कंपनी की शेयर प्राइस 60 रुपीज के करीब चल रही है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रिसेंटली कंपनी का टॉप मैनेजमेंट चेंज हो गया है और नया मैनेजमेंट रिसेंटली कई सारे प्लान्स को लेकर आया है जिसमें मेन फोकस डिस्ट्रीब्यूशन, रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सिस्टम पर रहेगा। तो मैनेजमेंट चेंज होने के बाद कंपनी कैसा परफॉर्म करती है और क्या कंपनी ने सेट किए हुए टारगेट्स रीच हो पाएंगे या नहीं, इसके लिए आपको क्वार्टरली बेसिस पर टाटा पावर को ट्रैक करना पड़ेगा और उसके बेसिस पर ही अपनी डिसीजन लेनी होगी। बिकॉज इस कंपनी के बारे में अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि प्लान्स और टारगेट्स हर कंपनी के होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज मैटर करती है वो है एग्जीक्यूशन। कंपनी का टारगेट है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 तक कंपनी का प्रॉफिट 3 गुना बढ़ जाए, यानी फाइनेंशियल ईयर 2025 तक प्रॉफिट 3000 करोड़ तक चला जाए। एक अनाउंसमेंट है, 21 सितंबर से हमारी लाइव कोर्स की नई बैच स्टार्ट हो रही है। पूरे 1 महीने के इस लाइव कोर्स में हम आपको स्टॉक मार्केट के बेसिक्स से लेकर कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, कंपनी का वैल्यूएशन, ये सारी चीजें कवर करते हैं। इसके साथ ही सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट, म्यूचुअल फंड, इन जैसे कई सारी चीजें इस कोर्स में कवर हो जाती है। मंडे टू फ्राइडे शाम 8 से 9 ये लाइव कोर्स चलता है
21 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक ये कोर्स चलेगा और अगर आप कोई लेक्चर मिस भी करते हो तो हर वीकेंड को आपको उन लाइव लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाती है ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। तो स्टॉक मार्केट को पूरी तरह से सीखने के लिए और इन्वेस्टमेंट एनालिसिस को डिटेल में जानने के लिए आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस कोर्स की फीस 2 इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हैं। इस पूरे कोर्स में आपको हम सारी चीजें हिंदी लैंग्वेज में बहुत ही सिंप्लीफाई करके सिखाएंगे। तो आइए मिलते हैं इस लाइव कोर्स में। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। आज की केस स्टडी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अपने सारे दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। आज की वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।